हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होता है ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मोबिलिटी ऑफ चार्ज के बारे में मतलब क्या आपको रियलिटी बताएं कि आप किसी कंडक्टर के क्रॉस क्या करिए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करिए तो उसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं और मूव जब करते हैं तो उनके पास एक स्पीड होता है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का रेशियो ये क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसमें डिफिनेशन आता है, कभी कभी एक नंबर का पूछ लेते हैं तो बता देते हैं द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility of free charge। ठीक है, इसका अब मान लीजिए टर्म 1 में शुरू हो गया है ऑप्शनल आने का, तो ऑप्शनल में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूनिट पूछ सकते हैं। यूनिट निकालने के लिए सीख लेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला होता है, इसको म्यू से दिखाते हैं। म्यू इक्वल टू द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉर्मूला। तो देख रहा है आपको, एक बार चेक कर लीजिए फ्रेम। हाँ, क्लियर है। इसका यूनिट अगर आपसे आगे कि म्यू का यानी कि मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज का आप यूनिट बता दीजिए। तो आप जानते हैं ये क्या है, वी डी एक आपका वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का आप जानते हैं यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट आपको बताते हैं, इसको होता है V/L, यानी कि पोटेंशियल बाय लेंथ। पोटेंशियल का होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, तो वोल्ट पर मीटर को आप एम से लिख सकते हैं। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करें तो क्या आएगा, अच्छे से सॉल्व करने पे मैं आपको बता दूं तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू मीटर बाई वोल्ट। इसको आप मल्टीप्लाई में तो इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका मीटर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो इसका एक यूनिट आ गया आपके पास म्यू का। बता सकते हैं यूनिट क्या होता है इसका यूनिट होता है, यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो आप इसका यूनिट जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें एग्जाम में बहुत एक चांसेस रहता है कि आपसे पूछ सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो का जो आपको वैल्यू आता है जिसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज, इसका यूनिट क्या है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज का यूनिट क्या है। तो यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी कर्व ऑफ मेटलॉइड कॉमा सेमीकंडक्टर। ठीक है, या फिर आप मेटल की जगह बोल सकते हैं कंडक्टर। ठीक है, और मेटलॉइड में कुछ एलॉय आते हैं जैसे नाइक्रोम हो गया, इन सब का हम देखेंगे कर्व क्या होता है। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फ्रेम चेक कर लूँ। ठीक है, कुछ ब्लर आ रहा है लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। हम देखेंगे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बीच में कर्व क्या होता है मेटल के लिए, जिसको कंडक्टर आप बोल सकते हैं, मेटलॉइड के लिए एलॉय कुछ जैसे नाइक्रोम हो गया, और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है। तो पहला कर्व बनाते हैं, चलिए कर्व नंबर फर्स्ट बनाते हैं। ये रहा रेजिस्टिविटी और ये रहा टेम्परेचर। तो
तो रेजिस्टिविटी रो होता है, पता होना चाहिए, और टेम्परेचर टी होता है। इसके बीच कर्व बना रहे हैं। कर्व में मैं यूज करता हूँ मेटल को, मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर मेटल हो गया, और ऐसे कोई मेटल दे सकता है, तो उसका हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं। देखिए मेटल जो होते हैं उनकी अगर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ कर्व बनाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया उनका ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो आपको कर्व अच्छे से तैयार कर लेने हैं। कर्व में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कर्व एग्जाम में दे देगा, आपको बना के दे देगा, पहचानने के लिए रहेगा कि कौन सा मेटल का है, कौन सा मेटलॉइड का है, तो कौन सा आपका पहचानने के लिए क्या करेंगे। इसलिए आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कि रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ कॉपर दे दे या फिर कोई ऐसा मेटल दे दे तो आप उसका ये कर्व होगा, ऐसे लर्न कर लीजिए कैसा जाता है। देखिए ग्राफ क्या रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। किसी भी ग्राफ का आप स्लोप देखेंगे तो हर टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं ग्राफ का स्लोप पता करना चाहूँ तो यहाँ देखो और यहाँ देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है। क्लास 11th की काइनेमेटिक्स में आप लोग को सिखाया जाता है ग्राफ का स्लोप देखने के लिए, लेकिन चाहिए इतना दिमाग मत लगाइए, बस इतना देख लीजिए ग्राफ का कर्व कैसे है, ठीक है, ताकि ऑप्शन में इतना टाइम नहीं रहता आप लोग को सिर्फ टिक लगाना है इस बार क्वेश्चन में। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व क्या होता है, ऐसे कुछ जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से बना दो, कुछ ये कर्व होता है। नेक्स्ट है मेटलॉइड। मेटलॉइड के लिए हो गया आपका मेटल के लिए, ये था मेटल के लिए। अब नेक्स्ट आएगा मेटलॉइड। मेटलॉइड का जैसे कि नाइक्रोम वायर हो गया, हीटर में जिसके इस्तेमाल करते हैं हम, हीटर हो गया या फिर बल्ब हो गया, तो उसमें यूज करते हैं कुछ मेटलॉइड को, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे रो और टी के बीच में कर्व, एग्जाम्पल इसका आप दे सकते हैं नाइक्रोम वायर, ठीक है, नाइक्रोम, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे ये नहीं क्लियर करेगा कि मेटल है और मेटलॉइड है, तो आप सिर्फ एग्जाम्पल से पता कर सकते हैं। कॉपर एक मेटल है, नाइक्रोम एक मेटलॉइड है, गैलीलियम दे दिया आपको, आर्सेनिक दे दिया, तो ये सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं इन सब का, ठीक है। चलिए इसका कर्व देखा गया, तो इसका कर्व कुछ स्ट्रेट लाइन पाया गया, ठीक है। इसका कर्व कैसे, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन होगा कर्व किसका, मेटलॉइड का, रो और टी के बीच में कर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल जैसे कि जर्मेनियम हो गया, आपको सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं सेमीकंडक्टर। इनका अगर कर्व देखा जाए रो और टी के बीच में, तो रो और टी यानी कि रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में इनका कर्व कुछ इस तरह पाया गया, ये कुछ यूँ पाया गया, ठीक है। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। पहला क्या होता है, ऐसे रो और टी के बीच में जो मेटल रहेगा, जो कंडक्टर रहेगा, तो उनका कर्व क्या होगा, ऐसे इंक्रीजिंग कर्व होगा, मतलब देखिए बढ़ रहा है टाइम के साथ स्लोप, अच्छा। और वहीं पे मेटलॉइड एलॉय बोल सकते हो आप, अच्छा बढ़ रहेगा। इन सब का स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और बना सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर कैसे होता है, ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। तो आपको ये ग्राफ को तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ऑप्शनल में बना देगा एक दो ग्राफ और पहचानने के लिए दे देगा, तो ग्राफ को तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये ग्राफ था, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व ऑफ मेटल, मेटलॉइड, सेमीकंडक्टर। चलिए इसको तैयार कर लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट आएगा जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को शो करते हैं सिग्मा से। सिग्मा कंडक्टिविटी को शो करने का एक यूनिट होता है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए ये सब आपको तैयार होना चाहिए। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी तो पता होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा ओम्स लॉ, उसमें आर इक्वल टू रो एल ए बाई ए बताया गया था, तो वहीं से रो लाया गया है। रो का अगर आप क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो आपको मिल जाएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस आपको पता होना चाहिए, जी इसको क्या होता है 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस के इन्वर्स को बोलते हैं कंडक्टेंस। इन सबको प्रीवियस क्लास में क्लियर कराया जा चुका है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कंडक्टिविटी के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। चलिए नोट कर लीजिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, एक्चुअली ओम्स लॉ भी इक्वल टू IR होता है, बट उसका वेक्टर फॉर्म किसी को जनरली पता नहीं रहता, इसलिए एग्जाम में एग्जामिनर खास करके ये दे देते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर है, यानी कि एग्जामिनर गलत क्वेश्चन हम लोग को दे दिए, वो सही क्वेश्चन दिए हैं। वो एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी
उसी रिलेशन को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा निकालने में। आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे ओम्स लॉ में, तो या उसके पहले रेजिस्टेंस का, आर इसको क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ होता है वी इक्वल्स टू आई आर, आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स हो जाएगा वी बाई आई। तो जहाँ पे आर लिख रखा है वहाँ मैं लिख सकता हूँ वी बाई आई इक्वल टू रो एल बाई ए। एक काम करने हमने कि इस आई को भेजना एल की जगह और एल को लाना वी की जगह, तो क्या हो जाएगा वी बाई एल इक्वल्स टू रो आई बाई ए। अब आप लोग पढ़े होंगे करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है जे इक्वल्स टू आई बाई ए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा होगा, ई इक्वल्स टू होता है वी बाई एल। देखिए वी बाई एल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू रो तो रो ही रहेगा, आई बाई ए क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी जे, ये भी क्या होता है, वेक्टर होता है, तो वेक्टर फॉर्म लग गया। ये हो गया ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, क्योंकि देखिए मैंने ओम्स लॉ से ड्राइव किया इस वेक्टर को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो रेजिस्टिविटी है, जे क्या है, करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी में रिलेशन होता है ई इक्वल्स टू रो जे, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, इनमें क्या रिलेशन होता है इसको पढ़ेंगे। ये तो हमने अभी पढ़ा, क्या होता है, ई वेक्टर इसको होता है रो जे वेक्टर। ठीक है, देखिए सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, इसलिए पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, तभी इसी रिलेशन का हम इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। देखिए ई वेक्टर इसको क्या होता है, रो एंड जे वेक्टर। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का इन्वर्स लेता हूँ, तो 1 बाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू 1 बाई रो एंड 1 बाई जे वेक्टर। अब देखिए 1 बाई रो क्या होता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका कॉल्ड कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो 1 बाई ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 1 बाई जे वेक्टर। ठीक है, तो अब दोनों तरफ का फिर से हम क्या करते हैं, वापस लेते हैं रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू, अब देखिए जे तो ऊपर चल जाएगा नॉमिनेटर में, डिवाइड बाई सिग्मा। ठीक है, या सिग्मा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जे वेक्टर बन जाएगा ई, या फिर आप ऐसे कर दो सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, देखिए यहाँ पे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर बता सकते देखो करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। तो जे क्या है, जे इज दी सी डी, यानी करंट डेंसिटी, और ये क्या है कंडक्टिविटी। छोटे छोटे फॉर्मूला है इसलिए हमको तैयार कर लेना चाहिए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप नोट करो अपने कॉपी में, छोटे छोटे रिलेशंस को। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट आ रहा है एक फॉर्मूला हम लोग को जो बहुत काम आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस पर कोफिशिएंट के ऊपर, तो ध्यान दीजिए कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी का, तो ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं। तो इसको फॉर्मूले कहाँ से आए जानने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि ये हाई लेवल की बात है और हम बता नहीं सकते इस समय अगर आपका बेसिक क्लियर रहता तो मैं बता देते थे जरूर, लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए आप इस फॉर्मूले को एज इट इज लर्न कर लीजिए। देखिए इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी ने क्लियर भी नहीं किया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, लेकिन अगर आप पहले बेसिक जान लो तो हाई लेवल में कराने में कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको अल्फा शो करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई टेम्परेचर T1 है, ठीक है, पहले कोई टेम्परेचर T1 है, तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। कितना है, R1 है। जब मैं टेम्परेचर T1 से T2 करता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस R2 हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस में चेंज कितने का है, तो अगर रेजिस्टेंस में चेंज पूछा जाएगा उसको लिखते हैं डेल्टा आर से। कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर से। डेल्टा आर किसके इक्वल होगा, R2 माइनस का R1। ठीक है, पूछ सकते हैं टेम्परेचर में कितने का चेंज आया, तो टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस का T1, जहाँ पे R1 क्या है, R1 इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, T1 is initial temperature, R2 is final resistance,
एंड T2 इज फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो इन सब में रिलेशन क्या बनता है, ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा आर इज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, वो इक्वल होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इंटू R1। ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इक्वल होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इंटू R1। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हो। अल्फा इक्वल टू होगा, डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू होगा R2 माइनस R1। तो R2 माइनस का R1, इसमें न्यूमेरिकल अच्छे दे रखे हैं तो इसलिए करना जरूरी है। तो T2 डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस का T1 इंटू R1। तो इतना बड़ा फॉर्मूला है, डन हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी खास है फॉर्मूला, इसमें क्वेश्चन 2-4 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये रहा टेम्परेचर कोफिशिएंट का। बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। तो आप जितने फॉर्मूले बताएंगे आज फार्मूला तैयार कर लीजिए। 3-4 फॉर्मूले बताए गए हैं, कर्व बताया गया है। ठीक है, तो चलिए बार मैं शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट में कोई टाइम लगेगा नहीं, हल्का सा। पहला कर्व आपको बताया गया है किसके लिए, रो और टी के बीच में कर्व, रो और टी आपको कर्व बता देते हैं। ये था कंडक्टर के लिए ऐसे, अगर सेकेंड कर्व रो एंड टी किसके बीच में, ये बना देते हैं एलॉय के बीच में, मेटलॉइड के बीच में बोल सकते हैं, ऐसे आएगा। एक रो और टी के बीच में ग्राफ ऐसे बताए हैं। ये किसका था, ये था सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला बताया गया ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रो इंटू जे, वेर जे इज दी करंट डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रो इज दी रेजिस्टिविटी। दूसरा फॉर्मूला आपको बताया गया क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल्स टू होता है जे बाई सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको नेक्स्ट फार्मूला बताया गया है, नेक्स्ट फार्मूला क्या था टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो अल्फा इसको होता था डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इंटू R1। इसको आपको तैयार कर लेने, इतने फॉर्मूले हैं। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, लर्न हो जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, तो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। अब छोटे छोटे फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे ओम्स लॉ में, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल और उसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट बनते ही करेंगे। उसके फिर धीरे धीरे चैप्टर हम लोग 95% तक कवर कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, फिर बाय बाय, इसको नोट कर लीजिए।